सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और हम लोग सीखेंगे आज डीमेरिट्स ऑफ एचयूएफ और इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था एचयूएफ क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, एंड उसके बाद सीखा था कि मेरिट्स ऑफ एचयूएफ क्या होता है। Now we will start with the topic demerits, that is disadvantages of HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। और उसके अंदर दो तरह का लॉ आता है हिंदू लॉ के अंदर, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डीमेरिट्स ऑफ एचयूएफ। ठीक है, टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ एचयूएफ। पहला डीमेरिट होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, एक एचयूएफ बिजनेस के लिए ना बहुत ज्यादा कैपिटल का जुगाड़ करना, कैपिटल अक्यूमुलेट करना इतना आसान नहीं है। रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं कि उतने ज्यादा ना हो, ठीक है। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब बहुत कम तरीका है, बहुत कम स्कोप है कैपिटल लाने का। अगर वो लोग चाहता है कि वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करेगा तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वो लोग अक्यूमुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द एचयूएफ बिजनेस डिपेंड्स मेनली ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड करता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब पुरखों का जो जमीन जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दे मेनली डिपेंड ऑन देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एचयूएफ बिजनेस मेनली डिपेंड्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसलिए इनके पास जो स्कोप ऑफ कैपिटल वो बहुत कम है, ठीक है। कैपिटल को जुगाड़ करने का जो स्कोप है वो बहुत कम है। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर लिमिटेड कैपिटल, इसलिए इनका कैपिटल उतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाता, एंड विद लिमिटेड कैपिटल बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस एक डीमेरिट है, एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। फॉर एचयूएफ बिजनेस ये क्या बन जाता है, एक डीमेरिट या फिर डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट डीमेरिट क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज। एचयूएफ बिजनेस मेनली किस पे डिपेंड करता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम, एंड दे कैन नॉट and they are unable to create more and more capital. In order to expand business we need to have ample amount of capital, and वो लोग के पास क्योंकि कैपिटल का ही कमी होता है तो वो लोग कहीं ना कहीं अपना बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ था अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता का जो लाइबिलिटी होना है वो अनलिमिटेड है। और क्योंकि कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता, वो कोई डिसीजन लेने में डरता है। वो सोचता है कि अगर हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया या फिर कोई ब्रेव डिसीजन ले लिया, कोई बोल्ड डिसीजन ले लिया, तो हो सकता है कि उसका पर्सनल एसेट चला जाए, ठीक है। उसका जो पर्सनल एसेट है वो भी चला जाए इन ऑर्डर टू रीपे सच लाइबिलिटी। तो कर्ता का लाइबिलिटी क्योंकि अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कंटेक्स्ट में क्या होगा कि वो कोई डिसीजन बहुत जल्दी नहीं ले पाएगा, बहुत ब्रेवली कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो लिखा है द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। हिज पर्सनल एसेट, जरूरी नहीं है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी खाली उसके पास है, उसके पास कुछ पर्सनल एसेट भी हो सकता है जो सिर्फ कर्ता का है, ठीक है। कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्चार्ज द डेट्स ऑफ द बिजनेस। क्योंकि कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो अगर बिजनेस के नाम पे अगर कोई लोन लिया गया है तो कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने के कारण अगर बिजनेस के नाम पे लिया गया लोन नहीं चुकाया गया तो कर्ता का पर्सनल एसेट को भी सीज कर लिया जाएगा। बिजनेस के नाम पे लोन लिए थे, वो लोन चुका नहीं पाए, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड था, तो कर्ता का जो पर्सनल एसेट है उसको भी बैंक क्या करेगा, सीज कर लेगा। दिस प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम टेकिंग बोल्ड डिसीजन, और इसके कारण वो बोल्ड डिसीजन, ब्रेव डिसीजंस ले नहीं पाता है, और ये लिमिट कर देता है, बिजनेस का ग्रोथ रुक जाता है। जब तक हम लोग कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे ना, कोई ब्रेव डिसीजन नहीं लेंगे, हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू ग्रो यू हैव टू टेक बोल्ड डिसीजन, ब्रेव डिसीजंस, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, उसके अकॉर्डिंग सबको उसका बात सुनना पड़ेगा। भाई क्यों सुने, अगर कर्ता गलत भी तो हो सकता है, बहुत बार हो सकता है कि कर्ता गलत बोल रहा है, ठीक है, और बाकी की जो फैमिली मेंबर्स है, को पार्टनर्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं ये नहीं होने देंगे, ठीक है। तो बहुत बार क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिससे फैमिली में जो लॉयल्टी है, जो ट्रस्ट है, जो बॉन्डिंग है वो खराब हो सकता है, और हो सकता है कि जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट ही ना करे, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सब सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार डोमिनेंस ऑफ कर्ता प्रिवेल करता है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है फॉर एचयूएफ बिजनेस। क्या लिखा है देखो, द कर्ता हैज वास्ट पावर, मतलब बहुत ज्यादा पावर होता है कर्ता के पास, ठीक है, इन द मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली बिजनेस। पूरा बिजनेस का, फैमिली बिजनेस को वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है, कंट्रोल तो वही करता है, कर्ता ही कंट्रोल करता है। इफ द कर्ता मिसयूजेस हिज पावर्स, अगर वो अपना पावर्स को गलत तरह से यूज करेगा, एंड ट्राइज टू डोमिनेट द फैमिली, फैमिली को डोमिनेट करेगा, क्योंकि कर्ता के पास पूरा कंट्रोलिंग है, अगर कर्ता मिसयूज करेगा अपना पावर को और फैमिली को डोमिनेट करेगा, ठीक है, तानाशाही चलाएगा, देन अदर को पार्टनर्स में प्रोटेस्ट, तो बाकी लोग को भाई खराब लगेगा, भाई ये क्या मतलब है, आप फैमिली में एंडर है तो आप कुछ भी करेंगे। इट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी करें, आपको सही काम करना है, ठीक है, डोमिनेट नहीं कर सकते आप किसी को।
ठीक है, दिस में क्रिएट कंफ्लिक्ट, इससे लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, इन द फैमिली एंड लीड टू बिजनेस डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकत्रित करना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, डिसइंटीग्रेट, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, एचयूएफ बिजनेस में ये भी बहुत बार पाया गया है कि जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो कर्ता के पास है। इट डज नॉट मीन कि वो मैनेजमेंट में हर एरिया में स्पेशलिस्ट हो, नहीं, उसका स्पेशलाइजेशन हर जगह नहीं हो सकता, और उसको दूसरे अपने को पार्टनर्स का भी टाइम टू टाइम हेल्प लेना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने में। अदरवाइज अगर कर्ता गलत डिसीजन ले लेगा तो पूरा फैमिली को भुगतना पड़ेगा, और पूरा फैमिली भुगतेगा तो को पार्टनर्स को, फैमिली मेंबर्स को भी उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अ कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन कौन लेता है फैमिली में? कर्ता इटसेल्फ, रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का जितना भी एस्पेक्ट्स है, जितना भी मैटर्स, उस पर डिसीजन कौन लेगा? कर्ता, बिकॉज ही कंट्रोल्स द बिजनेस। नाउ हाउएवर ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट, जरूरी नहीं कि वो ऑल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, ठीक है, ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट, वो हर जगह एक्सपर्ट नहीं हो सकता, कुछ कुछ जगह पे उसको दूसरों के साथ भी एडवाइस लेना चाहिए, बातों को शेयर करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। इफ ही डज नॉट टेक द हेल्प ऑफ द अदर को पार्टनर्स देन हिज अनवाइज डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो अकेले कर्ता ने अपने मन से ले लिया, बिना किसी से पूछे पाछे डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो उल्टा फुल्टा डिसीजन ले लेगा तो बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ये चीज। अब होता क्या है, ये तो कवर हो गया डीमेरिट्स ऑफ एचयूएफ। अब हिंदू लॉ में, हमारा जो हिंदू लॉ है इसमें दो तरह का सिस्टम होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जैसे दादा का प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो दादाजी का अगर प्रॉपर्टी तो पहले पापा के नाम पे आता है, पापा के बाद फिर बेटा के नाम पे आता है, बेटा के बाद फिर उसके बेटे के नाम पे आता है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। अंडर हिंदू लॉ देयर आर टू सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, एक होता है दया भागा, एक होता है मिताक्षरा, ठीक है। हमारे इंडिया में जो हिंदू लॉ है उसमें दो सिस्टम है इनहेरिटेंस का, एक क्या है? दया भागा, स्पेलिंग क्या है? DAYABHAGA, दया भागा, और दूसरा क्या होता है? मिताक्षरा, ठीक है। तो एक होता है दया भागा लॉ, एक होता है मिताक्षरा लॉ। दया भागा लॉ में क्या होता है ना, इसमें जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसमें मेल मेंबर ऑफ द फैमिली एज वेल एज फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली दोनों ही को पार्टनर बन सकते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकते हैं। और ये कहां एग्जिस्ट करता है? ओनली इन वेस्ट बंगाल, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। अंडर दया भागा लॉ जो फैमिली में मेल मेंबर है, मेल पर्सन एज वेल एज फीमेल मेंबर है, दोनों को फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो क्या लिखा है? अंडर दिस सिस्टम मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कैन बिकम को पार्टनर्स इन द फैमिली प्रॉपर्टी। तो फैमिली का जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें हिस्सा मेल मेंबर को भी मिलेगा, जो मेल फैमिली मेंबर है, और जो फीमेल फैमिली मेंबर है उसको भी हिस्सा मिलेगा, दोनों को हिस्सा मिलेगा। और ये सिस्टम कहां एग्जिस्ट करता है? दया भागा लॉ सिस्टम कहां एग्जिस्ट करता है? ओनली इन वेस्ट बंगाल, से वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करता है। वेयर एज मिताक्षरा लॉ बोलता है नहीं, कि फीमेल्स को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जो भी फैमिली में प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो सिर्फ मेल मेंबर्स को मिलना चाहिए। तो अंडर दिस सिस्टम ओनली द मेल मेंबर्स, फैमिली के जो मेल होते हैं ना, मेल मेंबर्स, फीमेल को छोड़ के जो मेल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कैन बिकम को पार्टनर्स, ओनली द मेल मेंबर्स कैन बिकम को पार्टनर्स इन द फैमिली। एंड दिस सिस्टम ऑफ प्रिवेल्स, मतलब ये सिस्टम कहां पाया जाता है? थ्रू आउट द इंडिया, सारा इंडिया में पाया जाएगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब ऑल ओवर इंडिया क्या चलता है? मिताक्षरा लॉ, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बिकम को पार्टनर्स और उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। वेयर एज ओनली इन वेस्ट बंगाल क्या चलता है? दया भागा लॉ। दया भागा लॉ में क्या होता है? फैमिली में जो मेल मेंबर्स है एज वेल एज जो फीमेल मेंबर्स हैं, उन दोनों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एचयूएफ। एचयूएफ टॉपिक कवर हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक पार्टनरशिप।